कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब थ्योरीज तो हैं बट न्यूमेरिकली भी, मतलब न्यूमेरिकल भी हैं इसमें कुछ ना कुछ, बट ज़्यादातर बातें जो है थ्योरेटिकल हैं। और इसमें आपके पास जनरली यहाँ पर बेसिकली चार बातें हमें करनी है। 1 2 3 4। और ये 4 बातें कौन सी करनी है? लेट अस टॉक अबाउट। वन इज नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड इज नेट इनकम अप्रोच, लिखेंगे आप भी। सेकेंड इज income approach, and third is traditional approach. And next is MM approach. MM मतलब Modigliani Miller approach. It's the name of the person who developed this approach, this theory. ठीक है। अच्छा, थ्योरीज चाहे कोई भी हो, मतलब अप्रोचेज जो भी हो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर्स की, राइट, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, और वो क्या है? दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या फाइंड करना? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट? मैंने कहा जो पहले कर रहे थे वो बिल्कुल भूल जाओ, कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? ये जितने भी अप्रोचेस हम करने जा रहे हैं उन सभी के सभी अप्रोचेस की अपने अपने तरीके से आप ये समझ लो कि अपना अपना एक नज़रिया है देखने का, फील करने का, एजम्पशन का, और उसी एजम्पशन के बेसिस पर ये सभी के सभी अप्रोचेस आपको बेसिकली एक अप्रोच दे रही है, एक व्यू दे रही है कि ऐसा होना चाहिए, राइट? सो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इन समय जो कॉमन बात है वो ये है कि ये सभी के सभी अप्रोच कहती हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विल अराइज when number 1, overall cost of capital is minimum. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम का मतलब क्या है कि भैया जो भी आप सोर्सेज से पैसा लेते हैं उसमें जो अपने जेब से पे कर रहे हैं ना, वो जो अमाउंट आपकी जेब से पे हो रहा है दैट शुड बी मिनिमम, ठीक है? वैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। और नंबर 2 वैल्यू ऑफ फर्म should be, no doubt, value of firm should be maximum, right? क्योंकि पहले हम इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म को समझेंगे। अब ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? हालांकि आपने अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लास हमारी की है तो आपको याद होगा हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग बताया था। क्या बताया था कि सर देखो, अगर मान लो हमारी कंपनी के पास 2 फंड्स हैं, नंबर 1 इक्विटी एंड नंबर 2 डेब्ट। कितने रुपए के हैं? कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो 50 लाख रुपए और 40 लाख रुपए, ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने। और इनके जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं? आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं लेट अस से 15%, और कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं यानी कि लेट अस से 12%। कॉस्ट आ गया, राइट? अब कॉस्ट पर एनम निकालेंगे, है ना? और ये कॉस्ट पर एनम कैसे निकालेंगे कि 50 लाख का 15% कर देंगे
और इट विल बी 7.5 लाख, और 12% कर देंगे 4.8 लाख, और ये टोटल कर देते हैं, इट बिकम्स 13.3 लाख, 13.3 ना, यस, और ये टोटल कर देते हैं 90 लाख, राइट। और देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने बेसिकली 90 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट उधार लिया, और इस उधारी के बदले में हमारी कंपनी हर साल पर एनम 13.3 लाख का अमाउंट जो है वो पे करेगी, राइट। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पर एनम की फॉर्मेट में कितना है। मतलब ये कि हमारी कंपनी पर 13.3 लाख का बर्डन है, कितने पर फंड्स के ऊपर, 90 लाख के ऊपर। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट्स 13.13 डिवाइडेड बाय 90%, इट्स 14.77%। तो ये 14.77% क्या कहता है कि अगर हमारी कंपनी ने 100 रुपया उधार लिया हुआ है, मैंने अगर 100 रुपया उधार लिया हुआ है, तो मुझे हर साल 14.77 रुपीज़ हर साल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में, ब्याज के फॉर्मेट में पे करना पड़ेगा, है ना। सो इट मीन्स दैट इफ आई टेक और फंड, या if I take fund of rupees या money of rupees 100, then देखो इसमें हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये सब आधी चीज़ें आपको पता है, बट मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, मुझे इन सब की ना अब आगे जाके जरूरत दोबारा पड़ने वाली है, और जो चीज़ें मुझे दोबारा जरूरत पड़ने वाली है तो मैं मान के चलता हूँ कि पुरानी आपकी मेमोरी शार्प खत्म हो चुकी है, अब हम दोबारा से कर रहे हैं। I have to pay 14.77 पर एनम। आपने 100 रुपये उधार लिया तो इतने रुपये का अमाउंट हमें हर बार पे करना पड़ेगा, एंड दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, दैट बर्डन ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर एनम on funds raised in percentage। ये मतलब होता है बच्चे, वही हमने जो लिखा था ना वही दोबारा से यहाँ पर रिकैप कर लिया। सो दिस इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, हम जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपके साथ अभी बात करने जा रहे हैं, जो कि इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उस लेवल पर आएगा जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हमने जो 100 रुपये का उधार लिया है उसके बदले में जो ओवरऑल हमें जो पे करना पड़ेगा हमारी जेब से, दैट शुड बी मिनिमम। मतलब आपके पास 1 2 3 4 अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के लेवल होंगे, उन सब में जो सबसे कम हम लोग अपनी जेब से पर एनम पे कर रहे होंगे, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर दिस अप्रोच। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तो ऐसे निकालते हैं, इसके अलावा हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक दूसरे मेथड से भी निकालते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, वो ये है कि हम लोग पहले लिख देते हैं फंड्स लाइक इक्विटी, डेब्ट, सेम अमाउंट ले रहा हूँ मैं, राइट, अमाउंट इन रुपीज, और उसके बाद हम लोग जो है ये टोटल हो गया 90 लाख। उसके बाद हम लोग वेट्स निकालते हैं, वेट्स, राइट, भार कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का कितना कितना भार है इन कंपैरिजन टू टोटल। सो हमने कहा दिस इज 50 लाख डिवाइड बाय 90 लाख एंड दिस इज 40 लाख। मतलब पहला जो नंबर है वो 5/9 है और दूसरा जो नंबर है वो 4/9 है। ठीक है, फिर हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट लिखते हैं। तो कॉस्ट ये है के और ये है KD, और ये हमने लिखा है ऊपर वाले एग्जांपल में 15 और 12, है ना। फिर हम ये W है, ये C है, तो W को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 15 और ये हो जाएगा 4/9 इंटू 12। और इस तरह से हम लोग ये टोटल
आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So this overall cost of capital in this way is 5/9 into 15% plus 4/9 into 12%, राइट। कैलकुलेशन कीजिएगा, हमेशा हमेशा सेम ही आता है, इस बार भी सेम आएगा 14.77%, तो यहाँ पर भी 14.77% आ जाएगा। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना 5/9, ये कैसे आया है, ये आया है इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट करके, राइट। ये क्या चीज़ है, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्लस ये नंबर कैसे आया है, ये नंबर आया है डेब्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेब्ट करके, और ये नंबर क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, राइट। एंड दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दो इसको, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दो, बात एक ही है, राइट। सो WACC निकालने के लिए ये जो नंबर है, दिस इज बेसिकली वेट ऑफ इक्विटी with respect to total funds, है ना। and this is what, this is weight of debt with respect to total into debt, KD sorry, into KD। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आइडेंटिफाई करना है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टोटल ऑफ 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट हैं। और ये 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नंबर 1 वेट ऑफ इक्विटी, एंड नंबर 2 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नंबर 3 वेट ऑफ द डेब्ट, एंड नंबर 4 कॉस्ट ऑफ द डेब्ट। और अगर मैं आपके सामने इन चारों में से किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज कर दूं, तो ऑब्वियसली जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। सो व्हाट आई मीन टू से कि आपके पास WACC बेसिकली इन चारों नंबर से आता है, और ये चारों नंबर अगर कोई भी एक नंबर को चेंज कर देंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा। हम लोग आगे जाकर चेंज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, राइट। सो अब आगे और चलते हैं। आपको पहली बात के बारे में बता रहे थे हम आपको, दिस वॉज द फर्स्ट वन। पहली बात क्या थी कि हमारा इन सभी की सभी अप्रोचेस के अकॉर्डिंग, नेट इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच, इन सभी के सभी अप्रोचेस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज आवर ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव कब होगा, जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा, राइट। या हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग ना सोचकर हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आता है बता देते हैं। देखो, एक तो होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, हम आपके साथ बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फर्म के बारे में, राइट। एक तो होता है बच्चों वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे आता है, शायद आपको पता है। और ये वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे आता है, आप लोग मार्केट प्राइस पर शेयर को मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ, ठीक है ना। आप जो है मार्केट प्राइस पर शेयर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके पास आ जाता है वैल्यू ऑफ द इक्विटी, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं आज बोलता हूँ कि रिलायंस कंपनी के बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का है या मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितनी है, तो हम कहेंगे कि आज के डेट में शेयर बताओ कितने का है, मान लो 2000 रुपये का है। तो 2000 रुपये का एक शेयर, तो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर बताओ, मैंने कहा 100 करोड़ शेयर हैं, तो 100 करोड़ इंटू 2000, कैलकुलेशन मुश्किल बड़ी हो गई, 100 करोड़ इंटू 2000 तो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, राइट। हालांकि आज के डेट में रिलायंस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे भी कई गुना ज़्यादा है। बट एक बात आपको बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट किया हमने, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स, ये आ गया वैल्यू ऑफ द इक्विटी। बट हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू ऑफ द फर्म में देखो, मार्केट प्राइस में जब हम मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं ना, तो ये तो हम लोग इक्विटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारी कंपनी में इक्विटी तो है ही, इसके अलावा डेब्ट भी है,
इसके अलावा डेप्ट भी है। तो जब हम इस वैल्यू ऑफ द इक्विटी में जब हम वैल्यू ऑफ द डेप्ट ऐड कर देते हैं तो अब आपके पास जो ये नंबर बचता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फर्म।